सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो दिस इज लेक्चर 3 ऑफ मैट्राइसेस और हम लोग मैट्राइसियन डिटरमिनेंट्स के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, हाउ डू वी डिपिक्ट अ मैट्रिक्स एंड हाउ व्हाट आर द अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, जहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस को देखा था। देन द इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द मेंट बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस के बारे में पढ़ा था। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट फर्स्टली द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। टोटल मिलाकर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। दे आर लाइक एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स। जैसे आप रियल नंबर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो, उसी तरीके से एक मैट्रिक्स के ऊपर आप टोटल मिलाकर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटर्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो। तो फर्स्ट वील कवर देम एंड देन वील यूज द नॉलेज ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव डन to find something which is known as inverse of a matrix। अब ये inverse of a matrix जो है आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, that would be finding the inverse of a matrix using elementary transformations, और ये academic purpose के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। Then later down the line जब हम subsequent lectures में determinant की बातें करेंगे तो आप देखोगे inverse of a matrix को निकालने का एक और तरीका है जिसको determinant method कहते हैं, और वो ज़्यादा बेटर तरीका है। ये जो मैं भी आज इन्वर्स निकालने का तरीका जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू बताऊंगा आपको, दैट इज मच मोर important by the perspective of academics. And once we have done these two topics, then we'll move to questions related to these two topics, and towards the end we'll take some mixed questions. पर याद रखना, in the immediate subsequent lectures we'll be moving to determinants, and there are still some topics of matrices that would be left even after this lecture. उन topics को हम लोग will cover them once we have covered the basics of determinants also. क्योंकि ये जो दोनों कंसेप्ट हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, दे आर जेल टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आइसोलेशन में मैट्रिक्स को पढ़ें और आइसोलेशन में डिटरमिनेंट्स को पढ़ें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे एंड दैट इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी डन इन अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, टोटल मिलाकर देयर आर अ टोटल ऑफ 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू कैन डू इन अ मैट्रिक्स। उनमें से 3 जो हैं वो रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एंड सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हम पहले रो के बारे में बात करते हैं। मैं पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ विच आर 3 एंड यू वुड सी सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशंस कॉलम के लिए भी हो सकते हैं। जब मैं कहता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो याद रखना इसमें जो भी मैं लिखने वाला हूँ, जो भी मैं कंडीशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाला हूँ, वो रोज को आपस में चेंज करेंगी। विल बी ओनली टेकिंग रोज इनटू पिक्चर, और जो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम होंगे उसके अंदर हम कॉलम्स के अंदर ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज इंटरचेंज ऑफ रोज। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? इंटरचेंज ऑफ रोज, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ग्रुप में आपको समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है एंड दैट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 -8 9 10। एक चीज और कि ये जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, दीज आर ऑल एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर, है ना। एप्लीकेबल तो आप कहीं भी कर सकते हो, बट यू कैन अप्लाई देम एनीवेयर, बट दे आर मच मोर यूजफुल आई शुड से ओनली इन स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हम ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस का, आगे चलकर जो इसका यूसेज होगा वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट वी अप्लाई इट फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। तो इसलिए मैंने एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और उसका नाम है ए। तो जैसे मैंने कहा, जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, वो है एक्सचेंज ऑफ रोज। से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, इसको मैथ थ्योरेटिकली ऐसे लिखते हैं, है ना। आप देख सकते हो एक डबल साइडेड एरो लगाया मैंने बीच में। इस डबल साइडेड एरो का मतलब है कि जो ith रो है और जो jth रो है, दे हैव एक्सचेंज ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स है और इसके अंदर मैं लगाऊँ R1 R3, आप देख सकते हो एक डबल साइडेड एरो लगा हुआ है। इस डबल साइडेड एरो का मतलब है R1 and R3 would get exchanged. So the new matrix that would happen after this transformation has occurred would be, आप रो 1, आपको याद होगा रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज योर रो 1 and this is your रो 3, exchange them। तो -8 9 10 4 5 6 and now 1 2 3। Now this would not be matrix A, क्योंकि मैट्रिक्स ए में याद होगा मैट्रिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम्स हैव चेंज्ड, है ना। ये एक नया कलेक्शन हो गया, एक नया अरेंजमेंट हो गया। तो दिस वुड नॉट बी द सेम मैट्रिक्स, बट बाय डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव एक्सचेंज्ड द मैट्रिक्स। पर ये कैसे अप्लाई हुआ
ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई हुआ है, दिस इज समथिंग टू बी लर्नड, है ना, और कैसे लिखा गया है। R1 एंड R3 हैव गॉट एक्सचेंज्ड, तो फेयरली सिंपल। और जैसे मैंने कहा, मैं ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखता जाता हूं। तो जैसे हमने रोज को ट्रांसफॉर्म किया, अगर मैं कह दूं CI गेट्स एक्सचेंज बाय CJ, C stands for column, तो इसका मतलब क्या होगा, the ith row and the jth column, sorry, the ith column and the jth column have exchanged या interchanged with each other। याद रखना, theoretically रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पढ़ाए जाते हैं, पर रो ट्रांसफॉर्मेशन हैपन टू बी मच मोर पॉपुलर, है ना, क्योंकि उसका रीजन है कि आप अभी जब इसको अप्लाई करोगे इनवर्स निकालने के लिए, तो यू वुड सी कि रोज में ऑपरेशन करना आपको सबकॉन्शियसली ज़्यादा आसान पड़ेगा, जबकि कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा। इसलिए इन मोस्ट ऑफ द बुक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस को जनरली एक ऑल्टरनेटिव मेथड के रूप में ही बताया जाता है। और अगर एकेडमिक्स के हिसाब से देखा जाए, तो आप आगे चल के देखोगे, इफ़ द एग्जामिनर वांट्स, तो स्पेसिफिकली लिखता है कि डू द क्वेश्चन या अटेम्प्ट द क्वेश्चन या ओनली अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब तक वो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं बोलेगा, तब तक जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। तो दिस वॉज योर फर्स्ट, है ना, 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए एक ही के अंदर। आपको याद होगा मैंने बोला 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो एक तरीके से हमने पहला रो का और पहला कॉलम का भी ट्रांसफॉर्मेशन कवरअप कर लिया है। तो व्हाट इज द फर्स्ट, इंटरचेंज या एक्सचेंज, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, इसको मिटाकर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। हमने क्या पढ़ा है, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव स्टडीड इज दिस, ith रो एंड द jth रो गेट एक्सचेंज्ड या इंटरचेंज। और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, the ith column and the jth column have got interchanged या exchanged। अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लगाते हैं वो भी समझा दिया। नाउ कम्स द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज, पहले रो की बात करते हैं। अ पर्टिकुलर रो इज मल्टीप्लाइड थ्रू आउट, ध्यान से सुनना, क्योंकि इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू हैव जस्ट हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उनको लिखा कैसे जाता है, क्योंकि यू वुड नॉट बी राइटिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है, द ith रो या अ पर्टिकुलर रो गेट्स मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाय अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट। आपको याद होगा जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो विद अ स्केलर क्वांटिटी, तो होल मैट्रिक्स सारे के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करेंगे और सिर्फ उसी के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द ith रो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल साइडेड एरो लगाया मैंने, इज मल्टीप्लाइड बाय k, दिस इज हाउ यू से। सो यू हैव मल्टीप्लाइड द ith रो बाय अ स्केलर क्वांटिटी k, है ना, k इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो लेट मी टेक इन एन एग्जाम्पल। तो सपोज यू हैड अ मैट्रिक्स A विच वॉज 1 2 4 6, है ना। टू मेक थिंग्स इजी एंड टू एक्सप्लेन यू, मैंने आपको बोला था हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और मैंने 2 into 2 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। नाउ सपोज आई से, सबसे पहले मैं लगाता हूँ R1 एक्सचेंज R2। ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, पहला वाला, द एक्सचेंज या इंटरचेंज वाला। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो बताओ नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। द नया मैट्रिक्स वुड बी रो 1 एंड रो 2 वुड एक्सचेंज या इंटरचेंज 4 6 1 2। सो दिस वुड बी द फर्स्ट, है ना, ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन। नाउ मैं आपको सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इस नए मैट्रिक्स में ला के दिखाता हूँ। तो सपोज इसके बाद मैं कहूँ रो 1, इसके बाद बोल रहा हूँ, फर्स्ट दिस हैपेंड, नाउ दिस इज अबाउट टू हैपन। रो 1 गॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ रो 1, या रो 1 गॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ। कैसे कहेंगे, रो 1 हैज गॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ। आप देख सकते हो सिंगल साइडेड एरो लगाया मैंने, और ये क्या लिखा हुआ है, पहले रो 1 था, अब आपने हाफ टाइम रो 1 कर दिया, मतलब आपने रो 1 के सारे एलिमेंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया है। सो आई एम हाईलाइटिंग रो 1 इन रेड। तो ये रो 1 है, रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 ही हैं, 4 और 6। इसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो द न्यू मैट्रिक्स दैट यू विल गेट वुड बी 4 into हाफ वुड बी 2, 6 into हाफ वुड बी 3 एंड 1 2। रो 2 को कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव मल्टीप्लाइड द स्केलर क्वांटिटी ओनली विद रो 1। रो 1 को ही स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। अब बताओ इसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम भी होगा इसी तरह से, है ना। मान लो मैं ये लिख दूं, इसका क्या मतलब होगा, द ith कॉलम हैज नाउ टर्न्ड आउट टू बी या हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी थ्रू आउट। तो याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम हैज गॉट मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब आप ये करते हो तो उस रो या उस कॉलम के ही, जैसे यहां पर हमने हाफ को किससे मल्टीप्लाई किया है, रो 1 के एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। जबकि जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो याद रखना, जब हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो
तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम को ही टारगेट कर रहे हैं। एंड द लास्ट जो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, याद रखना जो पूरा इफेक्ट है इन ट्रांसफॉर्मेशंस का, है ना, यू विल अंडरस्टैंड द फुल इफेक्ट एंड द फुल एप्लीकेशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन दैट व्हेन वी मूव टू डिटर्मिनेंट्स। पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी थी हमें, तो हमने भी मैट्रिक्स में पढ़ा है, और मैट्रिक्स में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हम पॉपुलरली कहाँ लगाते हैं, कहाँ ज़्यादा यूजफुल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही लगाते हैं इनको, है ना। नहीं तो आप ये सोचोगे कि मैं बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द थर्ड इज, है ना, फर्स्ट आई विल राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो व्हाट हैज हैपेंड, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो जनरली स्टूडेंट्स गेट टू कंफ्यूज। क्या लिखा है मैंने, इन अ पर्टिकुलर रो k टाइम्स jth रो हैज बीन एडेड, है ना, या फिर हम कह सकते हैं इन अ रो द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनदर रो हैज बीन एडेड। अब ऑब्जर्व ये करना कि एक रो के सारे एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो एक रो में दूसरे रो का ट्रांसफॉर्मेशन या दूसरे रो का इफेक्ट लाना है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करने के लिए तो आप ये करोगे, रो वन और रो आई और रो जे को एक्सचेंज करोगे। पर इसका क्या मतलब है थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, कि ith रो है उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, तो ये एरो डिनोट कर रहा है ट्रांसफॉर्म किया। बताओ क्या बन गया वो, ith रो का एलिमेंट प्लस k टाइम्स द jth रो का एलिमेंट। इसको कैसे पढ़ते हैं, इन दी ith रो ऑफ अ मैट्रिक्स अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द jth रो हैज बीन डन। वापस बोल रहा हूं, इन द ith रो, तो ith रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर व्हाट हैज बीन एडेड, k टाइम्स या स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द jth रो। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट बीन राइटिंग द स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश क्योंकि फायदा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो लेट मी टेक अ मैट्रिक्स वंस अगेन। सो सपोज आई टेक द सेम मैट्रिक्स जो कि अभी थोड़ी देर पहले लिया था, 1 2 3 4, इट्स अ 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मान लो इसके नीचे मैं लिख दूं रो 2 इज रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1। ध्यान देने वाली बात क्या है कि रो 2 तो रो 2 रहेगा ही रहेगा। देखो रो 2 है तो रो 2 तो रहना ही चाहिए, प्लस उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम अदर रो कर सकते हो। अब रो 2 के अलावा यहां तो ऑब्वियसली देयर वाज ओनली वन रो व्हिच वाज देयर व्हिच इज रो 1, तो रो 2 तो रहेंगे, साथ में आपको 3 टाइम्स रो 1 ऐड करना है। अब इफ यू आर वंडरिंग कि ये प्लस ही होगा बीच में, ये जरूरी नहीं है, आप माइनस भी कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आपने बोला था इन द ith रो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनदर रो शुड बी एडेड। तो ऑब्वियसली बात है, अगर माइनस साइन है तो उसको आप इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो ना, प्लस इंटू -3। तो उस जो स्केलर क्वांटिटी जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -3 है, तो एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। पर याद रखना उस पर्टिकुलर रो जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसके एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स इस ith रो को मिटा देते हैं और कहते हैं द ith रो हैज बीन चेंज्ड टू k टाइम्स द jth रो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी और रो पूरी तरह से दूसरा रो इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हो। पर ये कर सकते हो कि ith रो के अंदर kth टाइम्स द अनदर रो का ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इसका पूरा इफेक्ट आप देखोगे डिटर्मिनेंट्स में, जहां डिटर्मिनेंट्स में भी हम सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, और वहां हम सीखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है रिमेन्स अनचेंज्ड या स्लाइटली चेंजेस आते हैं उनके अंदर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम करते हैं। पर नॉनदलेस अभी आप लिस्ट बना लो कि दीज आर दी ओनली 3 ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी डन। सो लेट मी कम बैक टू दिस क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो मैं ले रहा था कि सपोज दिस वॉज ऑन मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हो मैं ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। अब आपने क्या किया, रो 2 हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स होगा उसका रो 1 तो एज इट इज रहेगा, तो रो 1 को मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा। द ओनली चेंज दैट इज हैपनिंग इन रो 2, बताओ रो 2 में क्या हुआ, रो 2 के अंदर रो 1 के एलिमेंट्स ऐड भी कर रहे हो और सिंपली ऐड नहीं कर रहे हो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। ध्यान देखना कैसे, ये रो 2 है, इसका पहला एलिमेंट क्या है 3, इसमें इसके जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट है रो 1 का उसका 3 टाइम करो, व्हाट इज 3 into 1 3 इसमें ऐड करो, तो दिस वुड बी व्हाट 3। जब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करो 3 जो कि यहां पे था इसलिए सर्कल कर रहा हूं, प्लस 3 into 1, ये 3 यहां का और 1 ये वाला। मतलब इसी तरह से रो 2 के सेकंड एलिमेंट 4 में भी चेंज होगा, इट वुड बी 4, रो 2 का एलिमेंट 4 प्लस 3 टाइम्स उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग वर्ड भी लिखते हैं, इन द सेकेंड रो, इन द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स ऑफ रो 1 हैव बीन एडेड। तो ये करस्पॉन्डिंग वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ ये क्या होगा, 4 प्लस 3 टाइम्स रो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2। सो ऑब्वियसली द चेंज वुड हैपन एंड दिस वुड बी 1 2, है ना, 3 प्लस 3 वुड बी 6, है ना, 4 प्लस 6 वुड बी 10। ऑब्वियसली ये चीज आप मुंहजबानी करोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो ऑब्वियस है, 3 प्लस का 3 गुना, तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 3 6, इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 6, 6 प्लस 4 इज 10। तो आप अगली बार से इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करोगे, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो बताओ करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वुड बी समथिंग लाइक दिस। इन द ith row, in the elements of the ith row, k times the corresponding, है ना, k times the corresponding elements of the jth row have been added। यहां पे k क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब आप देखते हो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को ध्यान से देखो, ओनली इन द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज अ डबल साइडेड एरो, ओनली इन द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज अ डबल साइडेड एरो, बिकॉज इसका मतलब है इंटरचेंज या एक्सचेंज, एंड इन द रिमेनिंग देयर इज अ वन साइडेड एरो, है ना, कि ith row has been totally multiplied, each and every element of the ith row has been multiplied by a scalar quantity। और लास्ट क्या है कि in the ith row, in the each and every element of the ith row, k times the corresponding element of the jth row have been added, है ना, scalar multiplication of the jth row has happened। लिख लीजिए, only these three transformations are allowed, only and only these three transformation, these three row transformations and these three column transformations are allowed। तो टोटल हम कहते हैं 6 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, पर हैं तो इफेक्टिवली 3 ही, क्योंकि जिस तरह के 3 रो हैं उसी इफेक्टिवली तरीके के कॉलम है। अब एक लाइन आप लिख लीजिएगा विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, जहां पे हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और वो क्या है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में ये डिसाइड कर लिया कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आप सिर्फ रो ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, आप सिर्फ इन 3 जो कि ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ रो लगाओगे। वापस बोल रहा हूं, अगर आपने किसी क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, तो आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे मैट्रिक्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन रो का लगाया, फिर अगले स्टेप में आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। द रीजन फॉर इट विल बी डिस्कसिंग इन सम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक सेशन। बट लेकिन आप ये याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, तो इधर यू हैव टू चूज कि पूरे क्वेश्चन में मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा या फिर करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा। और वो कैसे डिसीजन लूंगा और कैसे मैं ये एक्सप्रेस करूंगा कि मैं डिसीजन ले चुका हूं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट, है ना, टॉपिक में, जिसका नाम है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ड बड़ा ध्यान से सुनना, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। रीजन बीइंग कि जनरली ये जो तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू इनवर्स निकालना, ये बहुत पॉपुलर और ज्यादा कंफर्टिंग नहीं है ना। इससे मच बेटर तरीका आप देखोगे, वन स्टेप एक फॉर्मूला मेथड देखोगे जब आप डिटरमिनेंट्स में आओगे। बट टिल दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ओनली बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड इट इज वेरी यूजफुल टॉपिक एंड सर्टेनली अ क्वेश्चन कम्स आउट फ्रॉम इट इन योर एकेडमिक एग्जामिनेशंस। सो लेट अस मूव टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप एड ऑन कर दो फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स जो है पर्टिकुलरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं ना। 2-3 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज मैं कहूं ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से 2। तो अगर मैं ये कहता हूं तो आप भी कह सकते हो कि ये चीज गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऑर्डर जब आप मेंशन करते हो तो रोज और कॉलम दोनों मेंशन करने होते हैं। पर क्योंकि यहां पे उसने कह रखा है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज बेसिकली अ मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर 2 into 2 होगा। तो अगर कोई कह दे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आप बस याद रखना कि रोज और कॉलम दोनों 2-2 हैं। तो सपोज अगर मैं कहूं देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो इसका मतलब आप इसको जज करना m into m, क्योंकि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया था। नाउ What you mean by inverse of a square matrix, है ना। inverse of a square matrix का क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। It's very easy, है ना। अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखो या कंसेप्चुअली सोचो, इट्स लाइक रेसिप्रोकल। मान लो अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं, तो बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली इट वुड बी 1/2, है ना, बिकॉज 1/2 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। 1/2 इज नोन एज द रेसिप्रोकल, पर लेकिन इसको रिफाइंड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे
जो मेरा 2 है वो 1 हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाफ है, और हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2। अगर मैं तुमसे पूछूं हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो वो 2 होगा, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हाफ। तो जो इनवर्स है ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल नंबर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रियल नंबर के केस में जैसा हो रहा है। उसका रीजन है रियल नंबर तो एक वैल्यू है, पर मैट्रिक्स इज जस्ट अ कलेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा कि मान लो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से m, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैंने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर m ही लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m into m, एंड b is another स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उसका भी ऑर्डर m ही लिख लेते हैं। एंड इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस तो पॉसिबल होगा ही, उसका रीजन है आपने a को भी m इंटू एम कर दिया और b को भी m इंटू एम कर दिया, तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है दोनों ही सिनेरियोज में, चाहे आप ऑर्डर को रिवर्स भी कर दो, है ना। तो हमने पढ़ा था कंपैटिबिलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस फॉर मल्टीप्लीकेशन टू हैपन, तो कंपैटिबिलिटी तो पूरी है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, और आई आता है, आई गेस यू ऑल रिमेंबर व्हाट वाज आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो ऑब्वियसली ये भी ऑर्डर m का ही आएगा, क्योंकि ये m इंटू एम था और ये भी m इंटू एम था, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट से भी जो हमारे पास आउटकम आएगा मैट्रिक्स का, वो भी m इंटू एम का ही होना चाहिए था, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, है ना। तो जो हमने 2 इंटू हाफ लिखा था ना 1, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो 2 इंटू हाफ 1 लिखा था, उसमें ये 1 के करस्पॉन्डिंग आई आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर कोई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A है, और आपसे भी स्टेटमेंट को देखो, अब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और उसको मैं किसी दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, इसका मतलब B जो है A का इनवर्स है, दिस इंप्लाइज B इज A इनवर्स। और ध्यान देखो A इनवर्स को कैसे लिखते हैं, इसको प्लीज डू नॉट राइट एज 1 by A, है ना। इट्स नॉट अ नंबर कि हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, कि हमने तो सीखा है कि नंबर के ऊपर -1 लिखा मतलब रेसिप्रोकल कर दो, नहीं, है ना। इसका मतलब है कि बस ये इसका इनवर्स है, क्योंकि अगर आप एक कलेक्शन को नीचे 1/A लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स जस्ट अ डिनोशन कि B जो है A इनवर्स है ना। देयरफॉर क्यों B A इनवर्स क्यों है, क्योंकि जब आप B को A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, B A इनवर्स क्यों है, क्योंकि जब B को आप A से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यू कैन से B इज द इनवर्स ऑफ A, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट A इज द इनवर्स ऑफ B, क्योंकि B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको A से मल्टीप्लाई करने पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो आप लिख लें फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर विल बी अ यूनिक इनवर्स, ऐसा नहीं कि मल्टीपल इनवर्स होंगे, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, देयर विल बी अ यूनिक इनवर्स दैट एग्जिस्ट, है ना, इफ इट एग्जिस्ट, पर यूनिक ही होगा, है ना। वी विल सी लेटर डाउन द लाइन कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे ही करे, है ना। विल स्टडी अ कंडीशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलैरिटी होनी जरूरी है, पर वो क्या है वो लेटर डाउन द लाइन देखेंगे हम। पर अभी फॉर द टाइमिंग आप याद रखना कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा, है ना। एक ही ऐसा मैट्रिक्स और एग्जिस्ट करेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात यह है कि ठीक है सर, हमने इनवर्स तो समझ लिया कि क्या है, पर ये निकलेगा कैसे? क्या ये हिट एंड ट्रायल से निकलेगा? ऑब्वियसली नॉट, है ना। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसका इनवर्स निकालो। तो वापस से रीएम्फसाइज कर दूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, दो बहुत फेमस मेथड्स हैं। जो अभी कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? फाइंडिंग द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉट पॉपुलर, है ना, ओनली गुड फॉर एकेडमिक्स। और दूसरा मेथड क्या है? फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वेरी पॉपुलर, कॉम्पिटिशंस में, एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव पेपर में यही तरीका लगाते हैं हम लोग। सो एनीवेज, अभी हम हेडिंग डालें आप फाइंडिंग द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रोज के बताए और 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के बताए, तो याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि आपको रो ही रो लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे थ्रू आउट। अब कैसे करना है वो समझने के लिए थोड़ी सी 2-3 चीजें और सीखना। मान लो एक स्टेटमेंट, आप एक थ्योरम लिख लेना
ये थ्योरम तो क्या कंसेप्ट है, वो कहता है कि इफ x, a एंड b आर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, तो मान लो, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो आप, टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना, एंड लेट देम बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से m, है ना, थ्योरी लिख रहे हैं। तो मान लो मेरे पास x, a और b तीन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सबके ऑर्डर क्या है, सेम, एंड x इज इक्वल टू a इंटू बी, है ना, और वो जो तीन मैट्रिसेस हैं वो आपस में किस तरह रिलेटेड है कि वन ऑफ द मैट्रिक्स x इज नथिंग बट a क्रॉस b, है ना, मतलब एक तरीके से दो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उनका आपने प्रोडक्ट निकाला होगा, जो आउटकम होगा उसको आपने x से डिनोट कर रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये जो इक्वालिटी है, दिस इक्वालिटी वुड होल्ड इवन आफ्टर यू अप्लाई दोज ऑपरेशंस दैट यू हैव स्टडीड। ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, जैसे हम लोग नंबर्स में होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम नंबर ऐड करते हो तो इक्वालिटी होल्ड्स, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वालिटी होल्ड्स, या सेम नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वालिटी होल्ड्स। उसी तरह से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स में एक इक्वेशन है विच लुक्स लाइक दिस, और इसके अंदर तीन स्क्वायर मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, है ना, एंड x इज इक्वल टू a क्रॉस b, x इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके अंदर जब मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ध्यान सुनना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो इक्वालिटी होल्ड हो, उसकी क्या कंडीशन है, तो वो ये है कि इफ रो ट्रांसफॉर्मेशंस अंडरलाइन कर लेना, रो ट्रांसफॉर्मेशंस आर डन, इनफैक्ट एक और चीज आ जाए, इफ आइडेंटिकल रो ट्रांसफॉर्मेशन, इफ आइडेंटिकल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ आइडेंटिकल रो ट्रांसफॉर्मेशंस आर डन in x and a, the equality remains unchanged. The equality remains unchanged. ना जनरली एक छोटी सी लाइन लिखी होती है बेसिक किताबों में, एंड स्टूडेंट्स टेंड टू मिस इट। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक इक्वेशन है, एक इक्वालिटी विच लुक्स लाइक दिस, और मैंने x में और a में सेम टू सेम आइडेंटिकल रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस थे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ith रो एंड द jth रो गेट्स इंटरचेंज, या इन वन ऑफ द स्पेसिफिक रो अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड, या इन वन ऑफ द रोज दैट रो प्लस k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द jth रो आर एडेड। तीन रो ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे, तो अगर वो मैं x और a में अप्लाई करता हूं आइडेंटिकल एक साथ, तो ऑब्वियसली x भी चेंज होगा उन ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण और a भी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण चेंज होगा, बट द इक्वालिटी वुड होल्ड। इज दैट क्लियर? इसे में आप ऐड कर लो, इफ आइडेंटिकल, ये समझने लायक चीज है दूसरी, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है इफ आइडेंटिकल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की। इफ आइडेंटिकल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, एस लिख लेना, आर डन इन एक्स एंड ए, तो ध्यान देना जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो एक्स में तो करोगे ही, साथ में प्री मल्टीप्लायर में कर रहे हो, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो x में तो कर रहे हो, और ये मैंने गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, इसको चेंज करते हैं, b में करेंगे, और पोस्ट मल्टीप्लायर में कर रहे हो। सो अगर x में कर रहे हो, रो कर रहे हो, मैं r लिख रहा हूं, तो x और a में करना है, और अगर कॉलम करना है तो आपको x और b में करना है, x में और पोस्ट मल्टीप्लायर में। सो इफ आइडेंटिकल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आर डन इन x एंड b, द इक्वालिटी, है ना, जो आउटकम आएगा, द इक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि ऑब्वियसली उन ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाकर आप ऑर्डर तो चेंज कर ही रहोगे। तो अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, और अगर मैट्रिक्स चेंज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो रहा होगा, बट देन आल्सो द इक्वालिटी वुड होल्ड। इज दैट क्लियर? अब इसका इनवर्स निकालने से क्या, इसका इनवर्स निकालने से क्या रिलेशन है, उसे समझाने के लिए मैं नीचे वाली लाइन मिटा देता हूं, और आई विल एक्सप्लेन यू फॉर द रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, है ना, आई विल एक्सप्लेन यू फॉर द रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट। सो मान लेते हैं कि अगर मुझे कोई ए मैट्रिक्स दिया जाए, ए मैट्रिक्स, है ना, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को अपने सामने रखना, मैं आई एम जस्ट इरेजिंग द अननेसेसरी थिंग्स, है ना, ये चीज याद रखना कि अगर मैं एक इक्वालिटी होल्ड करना चाहता हूं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन किन दोनों में करूंगा तो मेरी इक्वालिटी होल्ड होगी। तो सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ऑब्वियसली उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं आई क्रॉस ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही है ना, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, आउटकम सेम ही आएगा, है ना, द आउटकम वुड कम आउट टू बी सेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू कैन आल्सो राइट इट एज अ हैशटैग, है ना। इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, आई ए कर लो या ए आई कर लो,
द आउटकम वुड कम आउट टू बी ए इटसेल्फ। पर अभी हम लोग स्पेसिफिकली रो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे कोई टास्क देगा, है ना, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं लिख भी दूंगा। अगर मुझे कोई टास्क देगा कि मुझे मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं लिखूंगा पहला स्टेप ए इज इक्वल टू आई ए, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, है ना, आई विल परफॉर्म आइडेंटिकल रो ट्रांसफॉर्मेशंस। कैसे करूंगा, क्या ऑब्जेक्टिव से करूंगा, वो अभी सुनिएगा आप। आई विल अप्लाई आइडेंटिकल रो ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ रो ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाते हैं और इक्वालिटी सेम रखते हैं तो किन दोनों में लगाएंगे, इन ए एंड आई, इन ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आई ऑन राइट हैंड साइड। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं ए और राइट साइड के प्री मल्टीप्लाई में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो हमने पढ़ा भी इक्वालिटी वुड रिमेन सेम। अब ये मैं मिटा रहा हूं नीचे वाला स्टेटमेंट, तो आप याद रखना जब भी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूंगा तो सबसे पहला स्टेप लिखूंगा ए इज इक्वल टू आई ए। अब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूंगा और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या वो समझना, कैसे करूंगा वो तो अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं मल्टीपल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। किस ऑब्जेक्टिव से, कि ये ए जो है वो आई बन जाए, ये ए जो है वो क्या बन जाए, लेफ्ट साइड का आई। तो मैं इस तरह प्रोग्रेस करूंगा, इस टारगेट से प्रोग्रेस करूंगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का ए है वो आई बन जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऑब्वियसली जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाते जाऊंगा ए में, वो यहाँ आई में भी लगाते जाऊंगा, और ए को तो अनचेंज, इस राइट हैंड साइड वाले ए को तो अनचेंज छोड़ दूंगा, इसको तो ए ही रहने दूंगा हमेशा, लिखूंगा भी नहीं इनको दोबारा। तो ऑब्वियसली सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ और यहाँ लगाऊंगा, तो होगा क्या, इक्वालिटी वुड होल्ड। पर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर ए आई बना होगा, तो उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन जब आई में लगाऊंगा तो वो कुछ और बन जाएगा, मान लो बी बन गया और ए तो एज इट इज आ गया। तो आप देख सकते हो ना, बी इंटू ए आई है, इसका मतलब बी इज वॉट, दिस इंप्लाइज बी इज, जो हमारे पास ये नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें बी आफ्टर डूइंग ऑल दी स्टेप, बी इज ए इनवर्स, क्योंकि बी इंटू ए इज आई, हमारी डेफिनेशन थी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इज दैट क्लियर? और क्विकली आपको बता दूं कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया, कि मुझे, या क्वेश्चन ने मुझे दे दिया फाइंड द इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला स्टेप लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए आई। इनफैक्ट आप जैसे ही ये चीज लिखोगे, देखो ये भी ट्रू है, जैसे ही आप ये स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यू आर अबाउट टू अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब आप इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए ए में और आई में, है ना, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, व्हेन यू अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। तो जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आप ए और आई में करोगे, और इस ऑब्जेक्टिव से करोगे कि ये ए आई बन जाए, और करस्पॉन्डिंग जब आई में लगाते जाओगे तो ये कुछ और बी बन जाएगा। तो जो नया बी निकलेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वुड बी ए इनवर्स, बी विल बी ए इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैंने क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, तो पहला स्टेप होगा ए इज इक्वल टू आई ए। जैसे एग्जामिनर ये देखेगा वो समझ जाएगा कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हो। और अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, विच इज हाईली अनलाइकली और अंटिल इट इज सेड बाय द एग्जामिनर, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू ए आई, है ना। और स्टूडेंट टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक, वो ए इज इक्वल टू आई ए लिख देते हैं या ए इज इक्वल टू ए आई लिख देंगे, है ना, ये लिख देंगे। एग्जामिनर इज रेडी फॉर यू कि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हो, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होगे, बिकॉज यू आर अनअवेयर ऑफ दैट बेसिक नॉलेज जो अभी मैंने इक्वालिटी की आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कि जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो राइट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लायर में करते हो, सो दैट द इक्वालिटी होल्ड्स, और कॉलम करते हो तो पोस्ट मल्टीप्लायर में करते हो, है ना। तो फिर वो आपके सोल्यूशन को गलत कर देगा, इवन दो द आउटकम वुड कम आउट टू बी राइट। सो नाउ लेट अस टेक वन वेरी बेसिक एंड अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम योर बेसिक बुक। 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, और उस 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालते हैं। फर्स्ट वील फाइंड द इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन वील फाइंड द सेम इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 2x2 का केस इसलिए रहा हूँ बिकॉज इट्स फेयरली वुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पर याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 3x3 का भी 3x3 ही आता है इनफैक्ट टू फाइंड द इनवर्स। तो लेट अस मूव टू दैट एग्जांपल नाउ। So students, let us move to the first question. So I've written the first question on the board. It says by using elementary operations. Elementary operation मतलब elementary transformations. याद रखना वो भी specifically कह देते हैं आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा there is another method जिसका नाम है determinant method, and you would obviously when you learn that you will give the preference to that method over this elementary operation या elementary transformation method, क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत लगती है। वो एक simple direct formula method है, so it is much more straightforward. Nonetheless, since it is already said कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगाने हैं,
पर ध्यान देखो, उसने ये नहीं मेंशन किया कि रो लगाना है कि कॉलम लगाना, तो इट्स सर्टेनली योर चॉइस। पर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको इसे पहले रो से और सेकेंडली इसको कॉलम से करके दिखाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट्स। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसका आपको ए इनवर्स निकालना है। ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली आपके इस प्रोसेस को कंफर्टिंग या इजी बनाने के लिए जो बताऊंगा, वो नहीं भी अप्लाई करोगे तब भी चलेगा, है ना। मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको बताऊंगा, उस चीज़ को ऑर्डर को ध्यान से सुनना। एंड नॉनदलेस जब 3 into 3 आएगा, जो कि सर्टेनली आएगा, बहुत ही पॉपुलर है, तो फिर जो मैं ऑर्डर बताऊंगा आप उसको और स्पेसिफिकली फॉलो करना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं यूजिंग द फर्स्ट मेथड, है ना। व्हाट इज दैट? द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालूंगा। अब आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर आपने क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हो, तो आप वही 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। कौन कौन से? इंटरचेंज, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ स्केलर एक्सेप्ट जीरो। याद रखना, अगर इफ यू हैव नॉट रिटन दैट, जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें आप किसी एक आर को, है ना, किसी पर्टिकुलर रो को k टाइम्स आर आई करते हो, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो वहां पे ऐड ऑन कर देना, इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड दैट k दैट स्केलर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सब विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो वो k जीरो नहीं होना चाहिए। या फिर थर्ड क्या है, इन अ पर्टिकुलर रो, है ना, k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जामिनेशन में लिख दूंगा सब्जेक्टिव पेपर में कि ओके आई एम अबाउट टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, जो आपका पहला स्टेप है वही डिक्लेयर कर देगा कि आपने ये डिक्लेयर कर देगा कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हो। आप क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू आई ए। उसका रीजन है कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अब हम कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, एक के बाद एक। और क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं तो ए में लगाएंगे और मल्टीप्लीकेशन के प्री मल्टीप्लायर में लगाएंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन प्री मल्टीप्लायर में लगता है तो इक्वालिटी होल्ड रहती है, इक्वालिटी रिमेन सेम, है ना। तो अब क्योंकि आप ये लिख दिया आपने, तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हो, यू हैव इनडायरेक्टली स्टेटेड दिस। अब बताओ मेरा ए क्या है? ए है मेरा 1 2 2 -1। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, ये मैंने लिख दिया, और ए को एज इट इज रहने दो। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि आप एक के बाद एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि लेफ्ट साइड में आप उन ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले आओ, है ना। दिस इज योर एंड रिजल्ट कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे इस मैट्रिक्स के अंदर, उससे वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो मैट्रिक्स ये बन जाए, विच इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियसली वो सेम टू सेम सिमिलर रो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाओगे, विच इज द प्री मल्टीप्लायर, और वो चेंज होके कुछ और आ जाएगा, विच आई डोंट नो, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर एक बार वो आ गया, अगर मैंने पता लगा लिया कि ये क्या है, तो a इंटू दिस इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मतलब ये जो भी आएगा वो मेरा a का इनवर्स होगा। दिस इज व्हाट आवर स्ट्रैटेजी इज, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से आपको ये चीज और अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इस प्रोसेस को कैसे करते हैं वो आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होगी, अगले में थोड़ी और होगी, पर टिल दैट टाइम मैं आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर बता देता हूं, है ना। आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन हियर। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता है, 2x2 का मैट्रिक्स होता है, और आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है कि इस 2x2 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है, तो एक ऑर्डर फॉलो करना हमेशा इस तरह से। पहले अपने नोट्स में लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑर्डर। और अगर 3x3 का मैट्रिक्स आपको फॉलो करना होता है, 3 into 3 में ये स्ट्रैटेजी लगानी है या प्रोसेस लगाना है, तो आप ये ऑर्डर फॉलो करते हो, है ना। दे कैन बी मल्टीपल ऑर्डर स्टेटेड इन डिफरेंट बुक्स, स्टेटेड बाय डिफरेंट टीचर्स, पर लेकिन सेम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। इस ऑर्डर को फॉलो करने का क्या फायदा है? होगा क्या अगर आप रैंडम ऑर्डर में चीजों को करने की कोशिश करोगे। मान लो आपने सोचा यहाँ पे 1 है, चलो अब यहाँ 0 लाते हैं, फिर यहाँ 1 लाते हैं, फिर 0 लाते हैं। उससे क्या होगा, आप रैंडम थॉट प्रोसेस जब रखोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, उससे पता चला आपने पहली रो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला रो बना दिया, फिर आप सेकंड रो की तरफ गए, पर आपने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जिससे पहले जो आपने मेहनत कर रखी है, जो पहले रो को आपने एक पर्टिकुलर लुक दे रखा है, वो बिगड़ जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप इस पैटर्न को बना लो, एंड यू वुड सी हाउ यूजफुल दीज पैटर्न्स आर, है ना। आप बेहिचक
है ना, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन सोचोगे और बड़े इजीली चीज़ों को सेल आउट कर जाओगे, नहीं तो दिस टॉपिक टेंड्स टू बी अ बिट टफ ऑन द स्टूडेंट्स, है ना, उनको समझ में नहीं आता कि किस ऑर्डर में करें। तो अभी जो मैंने 2x2 का आपको ऑर्डर बताया है उससे इनिशिएट करते हैं। अब ये ऑर्डर क्या बताता है आपको? 2x2 का ये ऑर्डर बनाता है कि सबसे पहले, है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, ध्यान से देखो, हमें लेफ्ट साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने सो दैट आई अचीव दिस टारगेट। तो बताओ सबसे पहला नंबर आएगा इस एलिमेंट का, सबसे पहला 1, मतलब सबसे पहले इसका स्टेप होगा। बताओ यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1, और हम क्या चाहते हैं? क्या है? 1, तो ये तो ऑलरेडी है, मतलब टिक कर दो। लकीली इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर 1 लाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी 1 था। बताओ अगला टारगेट क्या है? एज पर द ऑर्डर हमें अब यहाँ पर, दिस इज माई सेकेंड टारगेट, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ? 0, जबकि है क्या? 2। तो ये मैं यहाँ पर 0 चाहता हूँ। अब क्या क्या कर सकता हूँ? एक्सचेंज तो कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो ये ऊपर वाली रो बिगड़ जाएगी। स्केलर से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने करके 0 लाना होता तो पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो हो नहीं सकता, बिकॉज आई कैन नॉट मल्टीप्लाई द होल रो बाय 0, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरे पास तीसरा ही ट्रांसफॉर्मेशन बचता है, वो क्या है? इन द सेकेंड रो, है ना, आई विल ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। तो वहां से आपको ये ज्ञान होगा कि मैं ऐसा क्या करूं, इस 2 में ऐसा क्या करूं, इस 1 को यूज करना है, इस 2 में ऐसा क्या करूं, इसको टारगेट रखो अपने सामने, इस 2 को मैं इस 1 का क्या मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि 0 हो जाए। तो आपको स्ट्राइक होगा रो 2 में आप माइनस कर दो 2 टाइम्स रो 1। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो होगा क्या? रो 2 के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनमें एक एक करके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका 2 टाइम्स माइनस होगा। अब ये थॉट प्रोसेस आया कैसे? क्योंकि देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा और मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, है ना। तो देखो ये टारगेट अचीव हो जाएगा, लेट अस डू इट। तो पहले रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहला रो तो 1 2 रहा, ये तो 0 हो जाएगा। लेट मी अप्लाई हियर। बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर -1 है, -1 -2 टाइम्स इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2 -1 -4, ये कितना आएगा? -5। प्लीज राइट क्लियर। टारगेट अचीव्ड। बट जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन यहां किए हैं लेफ्ट साइड में, उसे राइट साइड में करना होगा, वो भी प्री मल्टीप्लायर पे। रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए प्री मल्टीप्लायर में क्यों करना होगा? सो दैट द इक्वालिटी होल्ड्स। और अगर कॉलम कर रहा होता तो पोस्ट मल्टीप्लायर में करता, तब मैं पहला स्टेप a इज इक्वल टू आई एन लिखता। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहला स्टेप क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो करते हैं। अब एक चीज आप ये कर सकते हो कि या तो आप एक एक करके पहले सारे के सारे, है ना, अगर फ्लो मेंटेन्ड है आपका तो एक एक करके सारे के सारे आप पहले स्टेप्स लिख लो, है ना, और राइट साइड के अंदर बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन आराम से करते रहना, है ना। मैं करके बता देता हूँ आपको क्या मतलब बोलना चाहता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लिखा हुआ है ना, इसको नंबरिंग देते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव अचीव्ड। ये टारगेट भी आ गया। बताओ अगला टारगेट क्या है ऑर्डर के हिसाब से? यहाँ बताओ यहाँ पर क्या है? -5। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है? -5, जबकि हम चाहते क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 लाना है मुझको। अब यहाँ पे 1 कैसे आए, है ना? एक्सचेंज कर नहीं सकता, 3 ही तो पॉसिबिलिटी है, 3 ही तो ऑपरेशंस अलाउड है। एक्सचेंज कर नहीं सकता, नहीं तो जो पहले की मेहनत है वो बिगड़ जाएगी। इसको थ्रू आउट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के काम चलेगा? यस। अगर इस पूरे रो को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान सुनना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1/5 से। इस पूरी रो को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इस पूरी रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस वुड बी प्लस, और 5 इंटू 1/5 वुड बी 1। इस 0 को कुछ नहीं होगा क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो बताओ व्हाट वुड बी माय सेकंड स्टेप, है ना। रो 2 को आप लिखोगे -1/5 रो 2, है ना। इस ऑर्डर को ध्यान रखना, ये वाला एलिमेंट का काम होने वाला है। बस फाइनली हमारा फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट रह जाएगा। तो जैसे मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो पहली रो तो एज इट इज रही। पहली रो क्या है? 1 2। सेकंड रो में आप हर एक एलिमेंट को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 रहेगा। -5 इंटू -1/5 वुड बी 1। इसी के लिए तो किया हमने ये स्टेप। -5 इंटू -1/5 वुड बी 1, है ना। राइट साइड में ये ट्रांसफॉर्मेशन में करूंगा लेटर डाउन द लाइन एज आई हैव सेड। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया देखते हैं। लेफ्ट साइड में 1 0 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, पर यहाँ पे 0 लाना, जबकि अभी क्या है? 2। तो दैट्स द लास्ट हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सोचो क्या इसको मैं एक्सचेंज करूं? गलती से नहीं, पुरानी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्या मैं इसको थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई करूं? कर नहीं सकता, क्योंकि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। इसे लिख लेना बार बार। तो हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है क्या? कि रो 1 के अंदर
कुछ ऐसा करूं, रो 1 के अंदर कुछ ऐसा करूं, रो 2 का कुछ पोर्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे वो चीज 0 हो जाए। अब सुनना, क्या उससे 1 बिगड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले 0 ला चुके हो नीचे। तो अगर रो 1 में रो 2 का कोई पोर्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस 1 में। और यहीं पर वो ऑर्डर जो मैंने आपको बोले वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। रैंडम ऑर्डर में करोगे तो पता चला आपने करने की कोशिश की तो यहां पर किसी कांस्टेंट ने ऊपर वाले 1 को बिगाड़ दिया। दिस वुड नॉट हैपन नाउ। तो बताओ मैं क्या करूं? रो 1 में यहां पर 0 लाना है, तो रो 1 में, इसको ध्यान देखो, रो 1 के इस एलिमेंट 2 को, इस 1 को, नीचे वाले 1 को यूज करके 0 बनाना है। तो रो 1 में 2 टाइम्स रो 2 माइनस कर देता हूं, तो रो 1 के इस एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग नीचे वाले एलिमेंट का, रो 2 के एलिमेंट का ट्वाइस माइनस होगा। उससे क्या होगा? 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज 0 हो जाएगा। सो बताओ ये करने से क्या होगा, देखते हैं। रो 1 में कर रहे हो तो रो 2 था एज इट इज रहा। रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, माइनस 2 टाइम्स उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है रो 2 का, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। और ऑब्वियसली 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। आपका टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब टोटल मिलाकर मुझे इस क्वेश्चन में 3 ही ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़े क्योंकि इजी था, 2 इंटू 2 था। हो सकता है आगे चलकर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे 3 इंटू 3 के मैट्राइसिस का, उनमें और मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं, पर दे विल बी ऑन द सेम लाइंस, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ 3/3। बट ये याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में एक हैशटैग लिख लो। अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद पता चला कोई पूरी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो पूरी की पूरी एक कॉलम 0 हो गई। सपोज ये 0 होता और यहाँ पे भी 0 आ जाता, वहीं पे रुक जाना। अगर यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ जाता, तो उस 0 को यूज करके ऊपर वाले 2 का 1 नहीं बना पाते। तो अगर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करते समय, रो कर रहे हो या फिर कॉलम कर रहे हो, अगर किसी भी प्रोसेस में कोई एक पूरी रो के एलिमेंट्स या पूरे किसी कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो स्टॉप इट देयर। यू वुड जस्ट से दैट द मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। इसके आगे में बढ़ नहीं सकता, इन्वर्स निकल नहीं सकता। क्या कहोगे आप? द मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। और आप रियलाइज करोगे लेटर डाउन द लाइन कि जब पूरी एक रो या एक पूरी कॉलम 0 हो जाती है, सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है और इस कारण से द इनवर्स इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे तो ऐसा नहीं हुआ। Now let us do parallelly these 3 transformations on the right side so that the equality holds. स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन से, सिर्फ इसमें कर रहा हूं। तो रो 2 में चेंजेस कर रहा हूं, तो रो 1 एज इट इज रहेगी। रो 2 में, रो 2 के एलिमेंट्स में माइनस टाइम 2 रो 1 करूंगा तो 0 माइनस 2 टाइम्स 1 तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना। 0 माइनस 2 टाइम्स 1 करूंगा तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 1 माइनस 2 टाइम्स 0 तो 1 रहेगा। रो 2 के एलिमेंट्स में माइनस 2 टाइम्स रो 1 करूंगा, 0 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1। क्लियर है? अब इसके अंदर अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। क्या है यहां पर? रो 2 के सारे एलिमेंट्स को -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो रो 1 एज इट इज रहेगी, और रो 2 के सारे एलिमेंट्स -1/5 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और ये -1/5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? -2/5, -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा और 2/5 आ जाएगा, और 1 को करोगे तो -1/5 आ जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप कर रहे हैं, रो 1 में चेंज आना है तो रो 2 को एज इट इज लिख दो, 2/5 -1/5। इज दैट क्लियर? और अब रो 1 में -2 टाइम्स रो 2 करते हैं। बताओ यहां पे स्टार्ट करते हैं। 1 में 1 -2 टाइम्स रो 2, रो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2/5। क्या आएगा? 1 - 4/5। व्हाट इज 1 - 4/5? 1/5। तो यहां पे 1/5 आएगा। अब यहां करते हैं 0 माइनस 0, रो 1 का एलिमेंट 0 -2 टाइम्स उसके नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद, है ना, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, पॉज करके अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना। व्हाट हैव यू अचीव्ड? I इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 इंटू ए। आई के बराबर आ गया, और क्योंकि आई के बराबर आ गया इसका मतलब अगर मैं ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है। व्हाट इज ए इनवर्स? 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 एंड दैट इज माई आंसर। इसे प्लीज लिख लें।
अब सेम टू सेम इस क्वेश्चन को अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करेंगे, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। इज दैट क्लियर? अब सेम टू सेम इस क्वेश्चन को हम फटाफट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, सो दैट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो मैं इसे मिटा रहा हूं। बताओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या होगा, है ना? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप ये होगा कि मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू आई ए, सॉरी a इज इक्वल टू ए आई। अब a क्या था जिसका हमें इनवर्स निकालना था? a वॉज 1 2 2 माइनस 1, 1 2 2 माइनस 1, और हमारा सेम आंसर आना चाहिए, हमारा सेम आंसर आना चाहिए 1 2 2 माइनस 1 पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, आई डोंट नीड टू राइट स्पेसिफिकली कि आई एम अबाउट टू डू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि a इज इक्वल टू ए आई लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लीकेशन में हमेशा पोस्ट मल्टीप्लायर में लगता है। व्हाट इज a, 1 2 2 माइनस 1, व्हाट इज a को एज इट इज छोड़ दो, और व्हाट इज i, 1 0 0 1। क्या टारगेट है आपका कि लेफ्ट साइड में क्या आ जाए, 1 0 0 1, है ना? a एज इट इज रहेगा, और करस्पॉन्डिंग यहां पर जो चीज आएगी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, दैट वुड बी a इनवर्स। आंसर वुड कम आउट टू बी सेम जो भी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, एंड दैट इज द टारगेट, दैट इज व्हाट वी हैव टू अचीव। एंड आई हैव टू टेल यू कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप रो लगा रहे हो कि कॉलम लगा रहे हो, द आंसर वुड कम आउट टू बी सेम। सो फटाफट लगाते हैं। अब क्या यहां पर भी वही ऑर्डर फॉलो होगा? नहीं, है ना? यहां पर ऑर्डर को बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। वहां पे जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑर्डर क्या था, यूं, है ना? यहां पे ऑर्डर को यूं बस रोटेट बाय 90 डिग्री, ठीक है? सो सबसे पहला टारगेट होगा, दिस विल बी फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट, देन थर्ड टारगेट, देन फोर्थ टारगेट। बताओ सबसे पहले मुझे यहां पे क्या लाना है, यहाँ 2 है, जबकि मुझे लाने क्या है, 0। बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि ये 2 जो है वो 0 बन जाए? तो कॉलम्स को यूज करना है। तो कॉलम 2 में, कॉलम 2 ये रहा, कॉलम 2 में 2 टाइम्स कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उससे यहां 0 आ जाएगा। देखना कैसे, कॉलम 1 एज इट इज रही, कॉलम 2 में 2 टाइम्स कॉलम 1 ऐड किया, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 वुड बी 0, -1 माइनस 2 इंटू 2, यही तो आएगा, है ना? -1 इस कॉलम में, इसका 2 टाइम्स माइनस कर रहा हूं, तो -1 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना आएगा ये, -5। इज दैट क्लियर? दिस इज -5 दैट वी हैव गॉट। टिक, पहला पार्ट कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरा इसका टारगेट है। बताओ यहां पर क्या लाना है, 1, ये तो ऑलरेडी है, ये भी टिक, लकीली ऑलरेडी 1 है। अब अगला क्या होना है इसमें, 3, थर्ड ये है, यहां पे 2 है, जबकि लाना क्या है, 0, है ना? आगे चलकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? प्लीज ऑब्जर्व द ऑर्डर। अब हमें यहां पर 2 है, जबकि लाना क्या है हमें, 0। इस ऑब्जेक्टिव से सोचते हैं। सो बताएं, यहां 2 है, हमें लाना है 0, कॉलम को यूज करना है। तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं, क्या इसको थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस कॉलम को? नहीं, है ना? क्या इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके? नहीं, एक्सचेंज करके फायदा नहीं होगा। तो वही लास्ट वाला मेथड यूज करूंगा। इस कॉलम में, कॉलम 2 का, कॉलम 1 में कॉलम 2 का कोई पार्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मतलब इस 2 को इस -5 से हेल्प चाहिए। तो बताओ मैं इस 2 में क्या करूं, इस 2 में प्लस कर देता हूं इसका 2/5, है ना? उससे क्या होगा देखना ध्यान से, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है ये आज का, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। सो कॉलम 1 में मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ऐड करूंगा 2/5 कॉलम 2। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 ये 2 -2 हो जाएगा, और सब ऐड करूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब पहला कॉलम में चेंज आएगा, सेकंड कॉलम वुड रिमेन एज इट इज। तो लेफ्ट साइड का जो सेकंड कॉलम है उसको एज इट इज रहने देता हूं, 0 -5। बताओ यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इस कॉलम में इस एलिमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। पर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2/5 इंटू -5 विच इज 2 - 2 0। टारगेट हैज बीन अचीव्ड। यही चीज बाद में मैं राइट साइड में यहां कर दूंगा। इज दैट क्लियर? लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, बस यहां -5 है, जबकि लाना क्या है, 1। तो ऑब्वियसली यहां पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो कॉलम 2 है इसको थ्रू आउट -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉलम वाइज देखना है आपको। तो जब आप इस कॉलम को -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -5 इंटू -1/5 वुड बी 1। तो द टारगेट वुड बी अचीव्ड। तो यहां पर ये स्टेप के बाद जो हम चाहते हैं वो आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। अब हमें फटाफट क्विकली करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम चीजें राइट साइड में करनी है।
तो लेट अस स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कॉलम 2 में चेंज आना है तो कॉलम 1 एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, तो ये -2 आ जाएगा, 0 -2, 1 माइनस इट वुड बी 1 इटसेल्फ। फिर क्या करना है आपने, इसके बाद ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना था कॉलम 1 में, तो जो चेंज आना है वो कॉलम 1 में आना है, तो कॉलम 2 का एज इट इज लिख दो, है ना। कॉलम 1 में 2/5 टाइम्स कॉलम 2 ऐड करना है, तो 1 प्लस 2/5 इंटू -2, व्हाट इज 1 प्लस 2/5 इंटू -2, नोट्स में करना 1 माइनस 4/5, व्हाट इज 1 माइनस 4/5, 1/5 आएगा, कर लेना आप खुद ही, है ना। 1 माइनस 4/5 आएगा विच इज 1/5। सिमिलरली 0 कॉलम 1 0 प्लस 2/5 इंटू 1 विच इज 2/5। इज इट क्लियर। और लास्ट स्टेप क्या है, कॉलम 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 1/5 2/5, 1/5 2/5, और -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2/5 और ये आएगा -1/5। सो आई गेस दिस वाज द सेम आंसर दैट वी हैव गॉट अर्लियर। हमारे पास क्या आ गया आंसर, i इज इक्वल टू a इंटू समथिंग, और ये जो समथिंग आई यही इनवर्स होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में i आ चुका है। 1/5 2/5 2/5 -1/5, दिस इज द सेम आंसर दैट वी गॉट अर्लियर। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इतना स्टेप करने के बाद हमने क्या अचीव कर लिया कि i विच इज द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू a इंटू 1/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 -1/5, है ना। a इंटू 1/5 2/5 2/5 1/5 -1/5, मतलब ये जो चीज आई है यही क्या है हमारा a इनवर्स। नाउ लेट अस क्विकली डू वन मोर क्वेश्चन, और इस बार जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा दैट वुड बी अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा होगा और रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करूंगा, पर आई गेस ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं कैसे हमें अचीव करना है ये टारगेट, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ। और फिर आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस को सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं देखने में या आप अगर नोट्स में पढ़ोगे इट वुड सीम टू बी वेरी ऑब्वियस, पर जब ये सारे स्टेप्स आपके मन में ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाएंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स। सो यू हैव टू ऑब्टेन, है ना, आप लिख लीजिएगा, ऑब्टेन द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3, है ना, 3 1 1। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स एंड यू हैव टू यूज व्हाट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस, है ना, एक ही चीज है, ऑपरेशंस बोल लो या ट्रांसफॉर्मेशंस बोल लो। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है ये 3x3 0 1 2 1 2 3 3 1 1। नाउ यू वुड फाइंड दिस एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, एनसीईआरटी में भी सॉल्व्ड एग्जांपल है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि जो मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ इट माइट बी पॉसिबल दैट द स्टेप्स मे डिफर फ्रॉम ना बुक टू बुक और पर्सन टू पर्सन, पर जो एंड रिजल्ट है वो सबका सेम ही आने वाला है। और अगर आप वही ऑर्डर फॉलो करोगे जो मैंने ऑर्डर्स आपको सिखाए हैं तो आपके भी स्टेप्स और मेरे स्टेप्स कोइंसाइड ही करेंगे। और वो क्या था, मैं इसको मिटा रहा हूं, हमें ए इनवर्स निकालना है, और वो ये है कि अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा क्योंकि ये मेंशन नहीं था कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है कि रो से करना है, बस ये लिखा था एलिमेंट्री ऑपरेटर्स से करना है, तो या तो पूरे क्वेश्चन में रो या पूरे क्वेश्चन में कॉलम। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा, और जैसे मैंने कहा कि जो ऑर्डर था वो कुछ इस तरह से था, मैं राइट साइड में हल्का सा एक फिगर बना देता हूँ, it would help you us, and that order was like this is the order that we have to follow। अब क्योंकि 2 into 2 के केस में हमने इस ऑर्डर को फॉलो करके देख रखा है कि इस ऑर्डर का जो मैंने मेंशन किया है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, है ना। दिस इज हाउ इट वुड हैपन। इट वुड सीम कि आपको शायद 9 ऑपरेटर्स करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, स्मार्टली करेंगे तो 5 से 6 में तो हो ही जाता है जनरली। सो मैं वापस से लिख दूँ, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, लेट, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं तो मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू आई, क्योंकि जब मैं रो करूंगा तो a और i में होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर कॉलम करना होता तो क्या करूंगा, a इज इक्वल टू ai, है ना। ये चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज a, थोड़ा छोटे से मैं लिख रहा हूँ 0 1 2, आप पैरेलली सोचते जाओ, 3 1 1 एंड i इज 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, और a को एज इट इज छोड़ दूंगा। इज दैट क्लियर। अब
जो ऑर्डर उसको फॉलो करते हैं, जो ऑर्डर उसे फॉलो करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको इसकी झलक देनी है ना। तो मैं इनफैक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर, है ना। पहले यहाँ पे लाएंगे 1, फिर यहाँ लाएंगे 0, फिर यहाँ लाएंगे 0, फिर यहाँ लाएंगे 0, फिर यहाँ लाएंगे 1, फिर यहाँ लाएंगे 0, फिर 0 0 1। दैट्स योर टारगेट, है ना, इन द ऑर्डर एरो दैट आई हैव मेंशन्ड। तो यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। इसके बाद कोई ऐसा एक स्टेप करें क्या कि एक झटके में यहाँ पे 1 भी आ जाए और यहाँ पे 0 भी आ जाए। तो अब ध्यान से देखो, इसको एक्सचेंज कर दो, इन रोज को रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सबसे पहले उसी ऑर्डर में सोचते हैं क्या एक्सचेंज पॉसिबल है क्या। यस, अगर मैंने इन दोनों रोज को रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज किया तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 1 एंड रो 2 को एक्सचेंज करें या इंटरचेंज करें। एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी सीन। आपको कैसे स्ट्राइक करेगा, इट माइट कम इनटू योर माइंड कि सर मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा। तो इट इज ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस योरसेल्फ, सेल्फ प्रैक्टिस करो, है ना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, उसके कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस कर लोगे खुद, तो अपने आप ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। याद रखना, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि अगर किसी रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पूरे किसी रो में या पूरे किसी कॉलम में जीरोज आ जाए, सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो वहीं रुक जाना और कह देना द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नॉनदलेस, सो रो 1 और रो 2 को मैंने एक्सचेंज किया, तो बताओ क्या आउटकम आएगा। 1 2 3, है ना, 0 1 2, 0 1 2 सेकेंड रो हो गया, और रो 2 1 2 3 फर्स्ट, 3 1 1, है ना। यहाँ पे मैं भी साइमल्टेनियसली कर देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। 0 1 0, है ना, 1 0 0 0 0 1, और ये ए तो एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर। अब इसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या हो चुका है। 1 आ गया, 0 आ गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे क्या लाना है, 0। दिस इज माई नेक्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है। एक्सचेंज तो अब कर नहीं सकता हूँ कि भाई रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज करके ही हमने पहला वाला पार्ट अचीव किया, तो एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। अब हम इंटरचेंज तो नहीं कर सकते। इस 3 को क्या मैं 0 बनाने के लिए क्या थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आई कैन नॉट अप्लाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर एंड आई पुट दैट स्केलर एट 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट 0 आ जाएगा, फिर तो वो वैसे भी नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो 0 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। तो लास्ट रिसॉर्ट बचता है कि इन रो नंबर 3 मैं रो 1 या रो 2 के किसी पोर्शन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे वो टर्म 0 हो जाए। तो देखो 3 में 0 के किसी भी पोर्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को यूटिलाइज करेंगे। आप देख सकते हो इस 3 को 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो इस 3 को ऊपर के रो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ध्यान से देखो, 1 को यूज करके 0 बनाया सकता है। कैसे? रो 3 में लिख देता हूं रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, क्योंकि जब मैं 3 में 3 इंटू 1 माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो चेंज किस में आएगा, रो 3 में। रो 3 में चेंज आएगा तो रो 1 और रो 2 तो एज इट इज रहने दो। 1 2 3 0 1 2 0 1 2। बताओ यहाँ पे क्या होगा, 3, ये रो 3 है, 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो 1 3 इंटू 2 इज 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 आ जाएगा। एंड 1 माइनस 3 इंटू 3, है ना, क्योंकि इस रो में इसका 3 गुना माइनस कर रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा। तो 1 माइनस 3 इंटू 3 विच इज हाउ मच, माइनस 8। 1 माइनस 9 हो जाएगा ना, विच इज माइनस 8, है ना। करस्पॉन्डिंग यहां भी करेंगे, इंटू 8 हो जाएगा। देखो पर 0 तो आ गया, 0 तो आ गया। चलो 0 आ गया, कर लेते हैं क्योंकि आई वुड नीड रिक्वायर्ड स्पेस, तो मैं लेफ्ट साइड को इरेज कर दूंगा। बताओ किस में चेंज आया, रो 3 में। तो रो 1 और रो 2 को तो एज इट इज रख दो, 0 1 0 1 0 0। क्या किया हमने, रो 3 में 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 0 माइनस 0 माइनस 3 टाइम्स 0 वुड बी 0, 0 माइनस 3 टाइम्स 1 वुड बी माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 वुड बी 1, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 वुड बी। ठीक, टारगेट अचीव हो गया। अगला क्या है, यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे दिस इज द नेक्स्ट टारगेट, यहाँ -5 की जगह 0 लाना है। अब बताओ मैं क्या करूं कि -5 में 0 आ जाए। अब ये चीज समझने लायक है, अब ट्रिकीनेस चालू होती है। -5 में 0 लाना है तो थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, एक्सचेंज अलाउड नहीं है, मतलब किसी और रो को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं। अब सुनना ध्यान से, अगर इस -5 को 0 बनाने के लिए मैं रो 1 को यूज करता हूं, रो 1 को, तो होगा क्या, ये जो 1 है ना वो इस 0 को बिगाड़ देगा, तो मैं रो 2 को ही यूज करूंगा। ये सीखने वाली चीज है, क्योंकि रो 2 में ये वाला एलिमेंट 0 है, ये 0 इस 0 को इफेक्ट नहीं कर पाएगा चाहे मैं कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूं। तो मैं रो 3 में -5 को 0 बनाऊंगा यूजिंग द अबव रो 2 का 1। तो इस सोच से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास आएगा रो 3 इज रो 3
प्लस 5 टाइम्स रो 2। समझ में आ जाएगा क्यों? क्योंकि -5 में प्लस 5 टाइम्स 1 करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये जैसे मैं करूंगा तो रो 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रो 2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, रो 3 में स्टार्ट करते हैं। रो 3 इज 5 टाइम्स रो 2, 5 टाइम्स, तो 0 प्लस 0, 5 टाइम्स 0 इज 0, -5 प्लस 5 टाइम्स 1 इज 0। अब ध्यान सुनना, -8 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10, -8 प्लस 10 इज 2। रो 3 -8 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10, तो -8 प्लस 10 इज 2। सेम चीज यहां भी कर देते हैं। रो 3 में फर्क पड़ना है तो रो 1 और रो 2 का एज इट इज रहना, तो 0 1 0 1 0 0। स्टार्ट करते हैं। रो 3 प्लस 5 टाइम्स रो 2, तो 0 प्लस 5 टाइम्स 1 इज 5, -3 प्लस 5 टाइम्स 0 इज -3। आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना। फिर है ना, -3 प्लस 5 टाइम्स 0 इज -3, 0 प्लस 5 टाइम्स 1 इज 5। लास्ट है रो 3, 1 प्लस 5 टाइम्स 0 इज 1, तो 1 रहा इंटू ए। आप देख सकते हो 0 आ गया, और इत्तेफाक की बात है 1 भी आ गया। योर टारगेट इज अचीव्ड। तो मैं वही बोल रहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 9 एलिमेंट्स है तो 9 ही ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे, पर यू कैन सी स्लोली एंड स्लोली द पिक्चर इज बिल्डिंग अप। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की झलक आनी चालू हो गई है। ये झलक ही तो लानी है हमको पूरी तरह से। अब बताओ अगला क्या टारगेट है? यहाँ पे 0 लाना है, जबकि अभी क्या है 2। थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक्सचेंज हो नहीं सकता क्योंकि पहले की मेहनत बिगड़ जाएगी। तो इस 2 को जो कि रो 1 में है उसको किसी तरह से 0 बनाना है यूजिंग द बिलो रोज। अब सुनना ध्यान से, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो किसी भी रो को यूज कर सकते हो। पर क्या है, ये एलिमेंट 0 आ चुका है रो 3 का, तो रो 3 को कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 के अंदर 0 कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 नहीं बन सकता, तो इस 1 को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास जब आप एकदम टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ते हो। तो बताओ अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? मुझे यहां 0 लाना है, इस 2 की जगह 0 लाना है, और रो 2 को यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा रो 1 इज रो 1 माइनस क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 0 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स रो 2। तो इससे क्या होगा, रो 2 तो एज इट इज रहेगी क्योंकि रो 2 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, रो 3 पे एज इट इज रहेगी क्योंकि रो 3 में भी चेंज नहीं हुआ। अब रो 1 में चेंज होगा। रो 1 में देखते हैं क्या चेंज होगा। रो 1 इज रो 1 -2 टाइम्स रो 2, 1 1 -2 टाइम्स 0 which is 1, 2 -2 times 1 which is 0, 3 -2 into 2 4, 3 minus 4 is -1. Is that clear? रो 1 का 3 -2 टाइम्स रो 2 का 2, तो 3 -2 into 2 4। अब जो चीज आपने लेफ्ट साइड में की वो राइट साइड में भी कर देते हैं। तो बताओ रो 1 में तो चेंज आएगा, बाकी रोज तो सेम रहेंगी, तो पहले मैंने रो 2 और रो 3 को तो एज इट इज रहने दिया। अब स्टार्ट करते हैं। रो 1 -2 टाइम्स रो 2, 0 -2 into 1 is -2, 1 -2 into 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 0 -2 into 0 करो 0 आएगा into a। Is that clear? I erase this। ऑब्जेक्टिव कहां तक का अचीव हुआ जल्दी बताइए। देखो 0 भी आ गया, दिस ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो अचीव्ड। अब अगला क्या ऑब्जेक्टिव है, यहां पे 0 लाना है। ऑर्डर को देखो, यहां पर 0 लाना है, तो यहां पे -1 की जगह 0 लाना है। अब कैसे कराएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ध्यान देखना कैसे यूज करेंगे। थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकते। अब इस 2 को यूज करूंगी, इस 2 को यूज करूंगा इसको 0 बनाने के लिए। तो अगर मैं इस 2 को यूज करूंगा तो ए वाली रो यूज करूंगा, तो ये जो 1 है ना वो 0 को चेंज कर देगा। पर रो 3 इज मच बेटर, क्योंकि ये रो 3 के पहले 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, उनका किसी भी ऐड और सब्ट्रैक्शन से ऊपर वाले एलिमेंट्स नहीं बिगड़ेंगे। तो बताओ -1 को, इस -1 को इस 2 को यूज करके कैसे 0 बनाऊं। ध्यान से देखिएगा, रो 1 इज रो 1, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, 1/2 इंटू रो 3। रीजन, जैसे आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, और -1 + 1 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जो चेंज आया है वो रो 1 में आया, तो रो 2 और रो 3 को तो एज इट इज लिख देंगे। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनना, इसी तरीके से करोगे तो एरर नहीं होगा। कुछ भी और सोचोगे तो एरर हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। बताओ रो 1 में हाफ ऑफ रो 3, तो 1 में हाफ टाइम्स 0 ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा, 0 में हाफ टाइम्स 0 ऐड करो, देखो फर्क नहीं पड़ा ना, इसीलिए हमने रो 3 को यूज किया है। और ऑब्वियसली दिस वुड बी 0,
इसीलिए हमने किया ये स्टेप, है ना, -1 प्लस हाफ इंटू 2 विच इज़ 1। सेम चीज़ यहाँ कर देते हैं, तो रो 2 और रो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 0, 5 - 3 1 इंटू ए। अच्छा यहाँ 0 भी अचीव हो गया, टिक कर रहा हूँ, 0 अचीव हो गया। हाँ बताइए क्या आएगा, रो 1, ये रहा रो 1 प्लस हाफ टाइम्स रो 3, हाफ टाइम्स रो 3, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे देखना क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ पहले, रो 1 का एलिमेंट है -2 प्लस हाफ करस्पॉन्डिंग रो 3 का एलिमेंट विच इज 5। इज दैट क्लियर? तो देखो -2 प्लस हाफ इंटू 5, बताओ क्या आएगा, -2, यहाँ लिख रहा हूँ -2 प्लस 5/2, -4 प्लस 5 1/2 आ जाएगा, दिस वुड बी 1/2। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 1, रो 1 का एलिमेंट 1 प्लस हाफ टाइम्स रो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 3/2, बताओ कितना आएगा, 2 - 3 -1/2, -1/2। और फाइनली ये R1 का 0 प्लस हाफ रो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो 0 प्लस हाफ इंटू 1 वुड बी हाफ इटसेल्फ, तो हाफ आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ अगला क्या है ऑर्डर, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे क्या है 2, तो बहुत सिंपल है, इसको 0 बनाना है, तो ऊपर वाले 0 से तो बना नहीं पाएंगे, थ्रू आउट 0 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, एक्सचेंज कर नहीं सकते, नीचे वाले को तो यूज करोगे। बताओ इस 2 को यूज करके कैसे 0 बनाऊं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो रो 2 में से रो 3 माइनस कर देता हूं, तो दैट इज सिंपल, रो 2 में से रो 2 हैज बीन चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 3। इज दैट क्लियर? उससे क्या होगा, देखो नीचे रो 3 में 0 0 है, तो ऊपर वाले 0 और 1 को नहीं बिगाड़ेंगे, तभी आपको ये ऑर्डर जो है फायदेमंद है। 1 0 0, रो 2 में फर्क पड़ रहा है, तो रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिख दो पहले, 0 0 2। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन करो, 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1 एंड 2 - 2 इज 0 इंटू ए। अब रो 2 में चेंज हो रहा है, तो रो 1 और रो 3 को पहले लिख दो, हाफ माइनस हाफ, रो 3 क्या है 5 -3 1। अब रो 2 में से क्या किया हमने, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 3, 1 - 5 -4, 1 - 5 -4, रो 2 का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग रो 3 का एलिमेंट, 1 - 5 -4, 0 माइनस ऑफ -3 3, 0 -1 -1। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो अब लास्ट स्टेप रह गया है, ये 0 भी अचीव हो गया है, मुझे यहाँ 1 लाना है। यहाँ पे 1 कैसे आएगा, सिंपली थ्रू आउट इस रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 लाने के लिए, 2 को 1 कैसे बनाओ, हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो रो 3 को आप लिख दो हाफ इंटू रो 3, तो दिस वुड बी 1 0 0 0 1 0 0 0 हाफ, पर सेम चीज राइट साइड में करोगे तो ये है हाफ माइनस हाफ -4 3 -1, हाफ से मल्टीप्लाई किया रो 3 को, तो क्या आएगा 5/2 -3/2 1/2 और इंटू ए। आप देख सकते हो ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है इसको अच्छी तरह लिख लें। वी हैव अचीव्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, वी हैव अचीव्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, हाफ माइनस हाफ है ना, हाफ माइनस हाफ -4 3 -1 5/2 -3/2 हाफ, दैट्स द परफेक्ट आंसर दैट वी हैव गॉट। इज दैट क्लियर? सो हमने क्या अचीव कर लिया इन सारे रो ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू, एंड प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है ना, ये तो हाफ नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई 1 आ गया था, ये मैंने गलत लिखा था ना, रो 3 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ, ये चेंज कर लेना अगर मैंने एरर किया था, ये हाफ नहीं था, रो 3 के एलिमेंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन जाएगा ना, हाफ माइनस हाफ -4 3 -1 5/2 -3/2 हाफ, इसको आपने a से मल्टीप्लाई किया, तो दिस मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय a गिव्स यू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये जो है यही हमारा क्या है a इनवर्स। तो आप देख सकते हो कितने टारगेटेड तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फॉलो किया है। व्हाट इज टू बी लर्नड इज नॉट द स्टेप्स, बिकॉज यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन एवरीवेयर, है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप किसी बुक से या किसी रेफरेंस बुक से इनके स्टेप्स देखोगे तो यू विल बी एबल टू जज कि हाँ जी ये करने से क्या फ़ायदा हो रहा है।
बट द मेन थिंग टू बी अंडरस्टैंड इज कि आपको वो स्टेप्स क्लिक कैसे करें, वो ऑर्डर जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। यू वुड सी कि अगर उस ऑर्डर को फॉलो करोगे और टारगेटेड अप्रोच करोगे तो चाहे 10 लोग उसी क्वेश्चन को करें, दे विल बी डूइंग द सेम स्टेप्स। सो दैट वाज फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, स्टार्टिंग में देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। देन फिर उन 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा। इनवर्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसको जब आप किसी और स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। नाउ इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर अभी भी 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो विल डिस्कस वंस, है ना, वी हैव डन अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग डिटर्मिनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। So I'll be ending my discussion here itself. Practice a lot of questions from any of your reference books or NCERT over finding the inverse of a square matrix. ये academic sessions के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।